नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो। तो मंगल से शुरू करेंगे आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो। और मंगल से आपकी परीक्षा में क्या क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, वो सब आपको देखने को मिल जाएगा इसी वीडियो में। इसके अलावा यहाँ पर हम पृथ्वी की भी बात करेंगे। और सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक है ये हो जाता है मंगल यानी मार्स। और चलिए शुरू करेंगे आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और इसी तरह की जो बेहतरीन कंटेंट है उसकी मैराथन आपको देखने को मिल जाएगी हमारे चैनल पर। उसमें आपको इंडियन पॉलिटी की मैराथन देखने को मिल जाएगी, इंडियन ज्योग्राफी की मैराथन देखने को मिल जाएगी और एक एंशिएंट हिस्ट्री की मैराथन भी देखने को मिल जाएगी। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। और आज का जो मेन टॉपिक है ये हो जाता है हमारा, शुरू करेंगे यहाँ पर मंगल से। तो मंगल के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो सबसे पहले कहा गया मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल को जाना जाता है लाल ग्रह के नाम से। कई बार आपकी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो लाल ग्रह है ये आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है। ठीक है, तो लाल हो जाता है मंगल। ठीक, और मंगल जो लाल दिखाई देता है किस वजह से दिखाई देता है, तो मंगल लाल दिखाई देता है आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। इसके बाद मंगल के दो जो हैं उपग्रह देखने को मिल जाएंगे। एक का नाम फोबोस हो जाता है और एक का नाम हो जाता है डीमोस। ठीक है, तो फोबोस और डीमोस दो उपग्रह हैं जो आपके मंगल के हो जाएंगे। इनसे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसके अक्ष का जो झुकाव है और दिन का जो मान है पृथ्वी के समान है। ठीक है, इस कारण इसको पृथ्वी के समान ऋतुओं का परिवर्तन होता है। यहाँ पर जो है पृथ्वी के समान ऋतुओं का परिवर्तन होता है। मंगल ग्रह पर पृथ्वी के समान ऋतुओं का परिवर्तन भी होता है। ठीक है, ये भी चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी। इसके बाद मंगल के वायुमंडल में 95.1% कार्बन डाइऑक्साइड, 2.59% नाइट्रोजन, 1.94% ऑर्गन और 0.16% ऑक्सीजन तथा जल पाया जाता है। तो यहाँ से आपके जो इस फिगर से आपके क्वेश्चन बनते हैं। हिमशीतित जल पाए जाने की घटना मंगल पर जीवन को संकेत देती है। ठीक है, वहाँ पर जो जल की जो जीवन है, जीवन की उपस्थिति हो सकती है। ठीक है, क्योंकि हिमशीतित जल वहाँ पर पाए जाते हैं। मंगल पर पाए जाने वाला ज्वालामुखी पर्वत निक्स ओलंपिया, ठीक है, जिसे ओलंपस मोन्स भी कहा जाता है, माउंट एवरेस्ट से लगभग 2.5 गुना बड़ा है। तो एक पर्वत भी वहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो ज्वालामुखी पर्वत है, नाम है उसका निक्स ओलंपिया। और जो हमारी 8,848 मीटर ऊंची एवरेस्ट है उससे 2.5 गुना बड़ा जो है ये पर्वत माना जाता है। ठीक है, नाम आपको देख लेना है, निक्स ओलंपिया हो जाता है, जिसको ओलंपिक मास भी कहा जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट बनता है यहाँ पर, यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत भी माना जाता है। तो सौर मंडल की बात हो रही है। ठीक है, तो सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है ये आपका ओलंपस मास ही हो जाएगा। मंगल को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 24.6 घंटे लगते हैं। ठीक है, कितने लगते हैं? 24.6 घंटे लगते हैं एक धुरी पर चक्कर लगाने के लिए। और ये पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 687 पृथ्वी दिवसों में पूरी करता है। ठीक है, तो 687 दिवसों में पृथ्वी सूर्य की जो है एक परिक्रमा ये पूरी करता है। पृथ्वी कितने दिन में करती है? तो पृथ्वी करती है 365 दिन में, लगभग 366 दिन में। और ये पूरी करता है 687 दिनों में, एक चक्कर पूरा करता है। इसके बाद यहाँ से और क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा के लिए, तो यहाँ आ जाता है अब हमारा जुपिटर। तो जुपिटर से देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं आपके। ये हो जाता है जुपिटर। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ये सभी जानते हैं। बृहस्पति अपनी धुरी पर एक चक्कर लगभग 10 घंटे में सबसे कम समय में लगाता है। ठीक है, तो बृहस्पति जो है अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाता है, तो एक चक्कर लगाने में केवल 10 घंटे लेता है अपनी धुरी पर अगर लगा रहा है। ठीक है, सूर्य का लगाएगा तो सूर्य का लगाएगा वो 11.86 वर्ष में। ठीक है, ये भी आपको बताएंगे। तो यहाँ जो है अक्ष पर अपनी तीव्र गति से घूर्णन करता है, तो सबसे तीव्र गति से घूर्णन करने वाला ये हो जाता है आपका बृहस्पति। इसके बाद ये सूर्य की जो परिक्रमा ये करता है 11.86 वर्ष में पूरी करता है। ठीक है, एक परिक्रमा की बात हो रही है। इसके बाद बृहस्पति में कुल उपग्रहों की जो संख्या है वो हो जाती है 80। लगभग में ये जो है संख्या दी गई है, बृहस्पति के कुल उपग्रहों की संख्या आपकी 80 हो जाएगी। और बृहस्पति का उपग्रह गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। जो गैनीमेड है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, और ये बृहस्पति का उपग्रह है। तो बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा लघु सौर तंत्र किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है बृहस्पति को।
इन्हीं से आपके जो है क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। और यहाँ बात करेंगे शनि के बारे में, यानी सैटर्न के बारे में। तो शनि सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है, ये आपको पता होना चाहिए। पहले आपका बृहस्पति आ जाता है, दूसरे पे आपका आ जाता है शनि। इसके बाद शनि के चारों ओर वलय पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बना है वलय जो है किस ग्रह के चारों तरफ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं शनि ग्रह के चारों तरफ वलय पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 7 है, ठीक है। तो ये आपका शनि है, तो इसके इस तरह से जो है 7 सर्किल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ हो जाता है शनि ग्रह के उपग्रह की जो संख्या है वो हो जाती है 84। तो 84 ग्रह हो जाते हैं शनि के लगभग। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह ये टाइटन हो जाता है और इस सौरमंडल का दूसरा बड़ा उपग्रह भी माना जाता है, ठीक है। तो दूसरा उपग्रह हो जाता है आपका टाइटन। फोबेस नामक उपग्रह इसकी परिक्रमा विपरीत दिशा में करता है, ठीक है। तो फोबे नामक जो उपग्रह है इसकी जो परिक्रमा है वो विपरीत दिशा में करता है। और शनि का जो औसत घनत्व है ये भी पूछा जाता है। तो औसत घनत्व जल और सभी ग्रहों से भी कम है और इसमें जल में रखने पर यह तैरने लगेगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा कौन सा ग्रह है जो जल में रखने पर तैरने लगेगा, तो वो हो जाता है शनि ग्रह। इसके बाद अगला पॉइंट बनता है हमारा शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 29.456 वर्षों का समय लगेगा। और ये जो फिगर है ये दी गई है जो पृथ्वी के वर्ष होते हैं। तो पृथ्वी पर जितने होते हैं 29.456 वर्ष, इतना समय लगेगा शनि को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में, ठीक है। ये भी आपको समझना होगा। इसके बाद आ जाते हैं हमारे अरुण। तो अरुण की बात करेंगे तो अरुण हो जाता है, अरुण ग्रह की जो खोज है ये विलियम हर्शेल ने की थी और ये की गई है 1781 में की थी। अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शेल के द्वारा 1781 में की गई है। अरुण सौरमंडल का तीसरा बड़ा ग्रह है, ठीक है। अरुण हो जाता है सौरमंडल का तीसरा बड़ा ग्रह। तो अरुण जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा, तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह हो जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अरुण को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 84.07 वर्षों का समय लगता है। तो ये लगता है अरुण को सूर्य की परिक्रमा करने में, ठीक है। कितने वर्ष लगते हैं? 84 वर्ष लगते हैं। अरुण अपने अक्ष पर जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है और जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। तो ये जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है यानी क्लॉकवाइज घूमता है अरुण, और बाकी जो घूमते हैं वो घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद अरुण ग्रह पर सूर्य पश्चिम दिशा में और सूर्यास्त जो है पूर्व दिशा में होता है, ठीक है। जब उल्टा घूमेगा तो सारी चीज़ें वहाँ पर उलट जाएंगी, ठीक है। तो सूर्योदय जो है वहाँ पर पश्चिम में होगा और सूर्यास्त होगा पूर्व दिशा में। अरुण ग्रह पर अपनी दूरी पर अधिक झुका है यानी 57.8 डिग्री तक झुका है। इसके कारण इस तरह से झुका होने के कारण इसको जो है लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। तो लेटा हुआ जो ग्रह है ये किसको कहा जाएगा? तो ये कहा जाता है अरुण ग्रह को, ठीक है। अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाएगा। अरुण के चारों ओर भी वलय हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अरुण के चारों तरफ भी वलय पाए जाते हैं। अरुण का सबसे बड़ा जो उपग्रह है ये हो जाता है टाइटेनिया, ठीक है। ये सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा अरुण का। और अरुण के जो उपग्रह हैं उनकी संख्या हो जाती है 27, ठीक है। तो 27 उपग्रह किसके हैं? तो ये हो जाते हैं अरुण के। इसके बाद अगला पॉइंट बनता है हमारा वरुण यानी नेपच्यून, ठीक है। तो ये वरुण हो जाता है और यह दूर से सर्वाधिक दूरी पर और यह सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित आपका हो जाएगा वरुण, यानी कि सबसे बाद में आपका वरुण देखने को मिल जाएगा। वरुण को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 165 वर्ष का समय लगता है। एक चक्कर की बात हो रही है, ये आपका सूर्य है, ये आपका यहाँ पर वरुण है, और ये जब इस सूर्य के चक्कर काटेगा तो इसको कितना समय लगेगा? तो इसको समय लगने वाला है 165 सालों का, 165 वर्षों का, ठीक है। तो ये वर्ष हो जाते हैं पृथ्वी पर जितने बड़े होते हैं। वरुण की खोज की बात करें तो जर्मन खगोलविद जोहान गाले ने 1846 में इसकी खोज की थी। खोज से भी आपके क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। ये हो जाते हैं जर्मन खगोलविद जोहान गाले, इन्होंने 1846 में वरुण ग्रह की खोज की थी। वरुण के चारों ओर अति शीतल मेथेन का बादल छाया हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और वरुण चमकदार नीले रंग का दिखाई पड़ता है। वरुण के जो उपग्रह हैं, उपग्रहों की संख्या हो जाएगी यहाँ पर 14, और वरुण का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो हो जाता है ट्रिटॉन, ठीक। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर हमारे कुछ ग्रह दिखाए गए हैं जिनमें आपके आ जाते हैं बोने ग्रह। तो बोने ग्रह में इसको जो है ड्वार्फ प्लेनेट कहा जाएगा, और बोने ग्रहों की जो संख्या है वो हो जाती है 5। तो 5 कितने ग्रह हमारे बोने? तो 5 ग्रह हो जाएंगे। और बोने ग्रह होने के मानदंड क्या हैं?
क्या मानदंड है जिसको हम कह सकते हैं कि बोना ग्रह है? तो आकार में चंद्रमा के समान अथवा विशाल हो सकते हैं, गोलाकार हो सकता है और सूर्य की परिक्रमता हो तो उसको जो है पड़ोसी ग्रह के रास्ते में नहीं पड़ती हो, ठीक है, तो उसको जो है बोना ग्रह कहा जाएगा। इसके बाद आ जाएगा जो 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य ने प्राग में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी IAU के द्वारा सम्मेलन में ग्रह के मानदंड को पूरा ना करने के कारण यम, जिसको प्लूटो कहा जाता है, तो उसको ग्रह की श्रेणी से हटाकर बोने ग्रह की श्रेणी में रख दिया है। तो कब रखा गया? तो 24 अगस्त 2006 की ये बात है जब प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया था, ठीक है। और ये कहाँ रख दिया? तो ये रख दिया है अब बोने ग्रहों की श्रेणी में। इसके बाद यहाँ पर आता है आपका यम की जो खोज है वो की गई थी 1930 में क्लाइड टॉमबैक के द्वारा की गई थी। 1930 में की गई थी क्लाइड टॉमबैक के द्वारा। यम की बात करते हैं तो यम वरुण की कक्षा को काटता था, ठीक है। जो प्लूटो है ये वरुण की कक्षा को काटता था, इसलिए उसको बोना ग्रह बना दिया है। यम के ज्ञात उपग्रह की जो संख्या है वो हो जाती है 5, ठीक है। ये ज्ञात उपग्रह 5 हो जाएंगे। यम को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 247 वर्ष का समय लगता है, ठीक है। कितना लगेगा? 247 वर्ष का समय लगता है एक चक्कर लगाने में सूर्य का। और यहाँ बात करेंगे जो सेरेस है, सेरस, होमिया, मैकमैक और इरिस भी बोने ग्रह की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो ये सभी आपको यहाँ पर याद रखने हैं। इसके बाद बात की गई यहाँ पर चंद्रमा की। तो पृथ्वी का एकमात्र जो उपग्रह है वो हो जाता है चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और वो चंद्रमा हो जाता है। और पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पूरी करता है, ठीक है। आपसे ये पूछा जाएगा जो पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है चंद्रमा कितने समय में करता है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उनमें से आपको बताना होगा। और ये बताना होगा आपको 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में एक परिक्रमा पूरी करता है और इतने समय में अपने अक्ष पर घूर्णन भी पूरा करता है। पृथ्वी से चंद्रमा का जो 59% भाग दिखाई देता है, ये भी कई बार क्वेश्चन बनता है आपका। और चंद्रमा अपने अक्ष पर कक्षीय तल पर 6.68 डिग्री झुका हुआ है। इसके बाद यहाँ पर पृथ्वी से चंद्रमा की जो न्यूनतम दूरी है ये हो जाती है 3,63,300 किलोमीटर और अधिकतम दूरी की बात करते हैं तो ये हो जाती है 4,05,500 किलोमीटर, ठीक है। 4,05,500 किलोमीटर हो जाती है अधिकतम दूरी। न्यूनतम की बात करते हैं तो 3,63,300 किलोमीटर ये हो जाएगी। और औसत दूरी की बात करते हैं तो ये हो जाती है आपकी 3,84,400 किलोमीटर लगभग, ठीक। तो ये हो जाती है आपकी औसत दूरी। तीनों दूरी से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चंद्रमा को सूर्य के संदर्भ में आकाशीय क्षेत्र पर एक ही बिंदु पर लौटने में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति के कारण 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 3 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। तो ये हो जाता है यहाँ पर लगने वाला समय। और चंद्रमा की एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा की जो अवधि है उसको चंद्रमास या फिर साइनोडिक मास कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा साइनोडिक मास। और चंद्रमा जब पृथ्वी के सबसे समीप होता है तो उस स्थिति को सुपर मून या फिर पेरिजी फुल मून कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाएगा? तो उसको कहा जाएगा पेरिजी फुल। और इसके बाद जब एक कैलेंडर महीने में 2 पूर्णिमा पड़े तो दूसरी पूर्णिमा का जो चंद्रमा है वो ब्लू मून कहा जाता है। तो इनसे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं और विचार करने के लिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिए जाते हैं, ठीक है। तो आपने समझ लिया जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे समीप होगा, सबसे नज़दीक में होगा तो उस स्थिति को सुपर मून कहा जाएगा, ठीक है। नज़दीक होगा, वो बड़ा दिखाई देगा, वो सुपर दिखाई देगा, तो इसलिए उसको सुपर मून कहा जाएगा जब पृथ्वी के नज़दीक होगा, ठीक है। या फिर इसको पेरिजी फुल मून भी कहा जाएगा, यानी फुल मून हमें दिखाई देगा। और जब एक कैलेंडर महीने में 2 पूर्णिमा पड़ेंगे तो दूसरी पूर्णिमा का जो चंद्रमा है वो ब्लू मून दिखाई देगा। चंद्रमा पर मानव जो नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने सर्वप्रथम जो कदम रखा था वो रखा था 20 जुलाई 1969 को, ठीक है। 1969 को जो है चांद पर उतरे थे। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो इसको चंद्र ग्रहण कहा जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उसको चंद्र ग्रहण कहा जाएगा। और चंद्रमा के काले धब्बे वाले क्षेत्र को सी ऑफ ट्रंक्विलिटी या फिर शांति सागर के नाम से भी जाना जाता है। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाएगा सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? तो ये हो जाती है चंद्रमा पर, ठीक है। चंद्रमा के जो काले धब्बे होते हैं उनको सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहा जाता है। चंद्र ग्रहण की बात करेंगे तो चंद्र ग्रहण जो सदैव पूर्णिमा को दिन जो है ये होता है चंद्र ग्रहण, ठीक है। चंद्र ग्रहण है ये सदैव पूर्णिमा के दिन ही होता है।
इसके बाद यहाँ पर हमारा जो अगला पॉइंट बनता है वो बनता है सौर मंडल के अन्य पिंड। तो अन्य पिंड से भी आपके देख लेते हैं क्या क्या हो जाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा बृहस्पति और मंगल ग्रह के मध्य अधिकांश क्षुद्र ग्रह, छोटे छोटे ग्रह स्थित होते हैं ये, ठीक है। क्षुद्र ग्रह किसको कहा जाएगा? जो छोटे छोटे ग्रह हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ इस तरह से यहाँ पर पट्टी बनी हुई है, इसके अंदर जो है यहाँ इस तरह से लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और क्षुद्र ग्रहों का निर्माण महाविस्फोट के परिणाम स्वरूप हुआ माना जाता है। तो क्षुद्र ग्रह का जो निर्माण है ये किस तरह से हुआ है? तो ये हुआ है महाविस्फोट के परिणाम के स्वरूप। क्षुद्र ग्रहों के पृथ्वी से टकराने पर पृथ्वी की सतह पर विशाल गर्तों का निर्माण भी हुआ है, ठीक है। तो क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराए हैं, पृथ्वी पर सतह पर विशाल गर्तों का निर्माण जो है क्षुद्र ग्रह के टकराने से ही हुआ है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी पड़ेंगी। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है। और सबसे पहले आपका सूर्य आ जाएगा, इसके बाद ये पृथ्वी आ जाएगी, पृथ्वी के बाद यहाँ मंगल आ जाएगा, और मंगल के बाद आ जाता है आपका बृहस्पति। और मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है ये आपको क्षुद्र ग्रह की पट्टी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो आप पट्टी देख रहे हैं, ये वाला जो सर्कल है, ये जो आपके क्षुद्र ग्रह हैं, और ये क्षुद्र ग्रह हैं। तो ये क्षुद्र ग्रह ही आपके जो हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में देखने को मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर बनता है। इसके बाद आ जाएगा आपका धूमकेतु, जिसको कोमेट कहा जाता है। तो धूमकेतु सौर मंडलीय निकाय है। जो धूमकेतु है एक सौर मंडलीय निकाय है, जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे खंड होते हैं। क्या होते हैं? तो ये होते हैं धूमकेतु, जो पत्थर, धूल, बर्फ, गैस के बने हुए छोटे खंडों में ये बटे हुए होते हैं, ठीक है। तो इनको जो है धूमकेतु कहा जाता है। और धूमकेतु भी ग्रहों के समान सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में ही करते हैं। धूमकेतु मात्र सूर्य की तरफ बढ़ते समय ही दिखाई देते हैं, क्योंकि तभी सूर्य की किरणें इन गैसों को चमकीला बना देती है। इसके बाद धूमकेतु की जो पूंछ है वो हमेशा सूर्य के विपरीत होती है, ठीक है। सूर्य के विपरीत होती है, ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। और ये सारा जो कंटेंट है ये कहीं ना कहीं आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसी तरह से जो है आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो धूमकेतु से भी क्वेश्चन बनता है आपका इसी तरह का। और कोमा धूमकेतु का जो शीर्ष भाग होता है, यह धूमकेतु के नाभिक के चारों ओर घिरा गैसीय आवरण होता है। तो कोमा की यहाँ पर बात हो रही है, तो कोमा जो हो जाएगा वो हो जाएगा धूमकेतु का शीर्ष भाग, ठीक है, अग्रभाग जो होता है। और ये धूमकेतु के नाभिक के चारों ओर घिरा एक गैसीय आवरण हो जाता है। इसके बाद आ जाएगा हमारा जो धूमकेतु को पुच्छल तारा भी कहा जाता है, ठीक है। जो पुच्छल तारा है तो ये हो जाता है धूमकेतु। और इसके बाद आ जाती है हमारी उल्का। उल्का पिंड जो होते हैं, जिनको उल्का पिंड कहा जाता है, यानी मेटेरियस इनको कहा जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएंगे उल्का। अब उल्का से क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है आपकी परीक्षा के लिए? तो यहाँ कहा गया है उल्का ब्रह्मांड में तीव्र गति से घूमने वाले आकाशीय कण हैं। जो उल्का पिंड हैं, जो उल्का हैं, ये ब्रह्मांड जो है हमारा उसमें तीव्र गति से घूमने वाले एक ब्रह्मांड पिंड है। और उल्का क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े अथवा धूमकेतु के धूल कण होते हैं। उल्का की बात करेंगे, जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वायुमंडलीय घर्षण के कारण चमकने लगते हैं, ठीक है। तो ये उल्का हो जाते हैं, वायुमंडलीय घर्षण के कारण ये चमकने लगते हैं। उल्का के कुछ टुकड़े जो हैं वो पूर्णतः जल नहीं पाते हैं और पत्थर के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं, जिससे उल्का पिंड कहा जाता है, ठीक है। तो जो उल्का के कुछ छोटे टुकड़े हैं वो अच्छी तरह से जल नहीं पाते हैं और वो पत्थर के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं, उनको जो है फिर उल्का पिंड कहा जाता है। इसके बाद आ जाएगा उल्का को उल्काश्म या फिर टूटता हुआ तारा के नाम से भी जानते हैं। महाराष्ट्र की जो लोनार झील है वो उल्का पिंड का ही एक उदाहरण माना जाएगा और पृथ्वी से टकराने का ही ये परिणाम माना जाता है, ठीक है। तो ये भी आपने समझ लिया है। इसके बाद यहाँ पर हमारा आ जाता है ब्लैक होल। ब्लैक होल से क्या क्या इंपॉर्टेंट है? ब्लैक होल भी पूछा जाता है आपकी परीक्षा में। तो ब्लैक होल का जो सिद्धांत है वो एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। और ब्लैक होल जो है ये अंतरिक्ष में एक खगोलीय क्षेत्र है जो बहुत उच्च घनत्व के कारण किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है, ठीक है। तो बहुत उच्च जो है इसका घनत्व हो जाएगा, इस वजह से किसी भी चीज़ को ये बाहर नहीं आने देता है। ये होता है आपका ब्लैक होल। इसके बाद यहाँ पर हमारी आ जाएगी पृथ्वी, ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट ये माना जाएगा। और कार्बोनीफेरस युग में पृथ्वी का संपूर्ण भाग एक वृत्त महाद्वीप के रूप में अस्तित्व में आया था, जिसे पेंजिया कहा गया है। तो पेंजिया किसको कहा गया है? तो पेंजिया कहा गया है जो कार्बोनीफेरस युग में पृथ्वी का संपूर्ण भाग एक वृत्त महाद्वीप के रूप में अस्तित्व में था, उसको पेंजिया कहा जाता है।
इसके चारों ओर घिरे संपूर्ण जलीय पौधे को पैंथालासा कहा गया है। और लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व ट्रियासिक युग में पेंजियो को 2 भागों में विभाजित भी किया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। इसके बाद उत्तरी भाग को लॉरेशिया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। और वर्तमान उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया लॉरेशिया के भाग थे, तथा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत और ऑस्ट्रेलिया जो है ये गोंडवाना के भाग आपके देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये भी समझ लिया है आपने। इसके बाद यहाँ पर हमारा आ जाता है जो आपका हो जाएगा अक्षांश। तो अक्षांश से क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा में, ये भी हम देख लेते हैं। तो अक्षांश से क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपकी परीक्षा में, तो पृथ्वी के ग्लोब पर विषुवत वृत्त से ऊपर या दक्षिण में किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। तो अक्षांश किसको कहा जाएगा, तो पृथ्वी के ग्लोब पर जो ये हमारी रेखाएं खींची गई है और विषुवत वृत्त से ऊपर या फिर दक्षिण में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को जो है अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया, ये हो जाता है आपका अक्षांश। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका अक्षांश है 23.5 डिग्री का, ये आपकी हो जाती है कर्क रेखा। जो आपकी 0 डिग्री अक्षांश है ये आपकी भूमध्य रेखा हो जाती है। जो आपकी 23.5 डिग्री जो दक्षिण है ये आपकी मकर रेखा हो जाएगी। और 66.5 डिग्री जो है ये आपका आर्कटिक वृत्त हो जाएगा। और 66.5 डिग्री दक्षिण में हो जाता है अंटार्कटिका वृत्त। ठीक है, तो सारे आपको यहाँ पर देख लेने हैं। इसके बाद विषुवत रेखा जो इक्वेटर होती है, पृथ्वी के ग्लोब पर 0 के अक्षांश को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। और विषुवत रेखा के उत्तर भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ लिया जो विषुवत रेखा है बीच में। ठीक है, तो कौन सी है विषुवत रेखा, ये आपकी दिखाई गई है, जो भूमध्य रेखा इसको कहा जाता है। तो इसके जो नीचे वाला पार्ट है वो दक्षिणी गोलार्ध है, और जो इसके ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, इस रेखा के, तो ये हो जाता है आपका उत्तरी। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, नीचे दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर आपका उत्तरी गोलार्ध। इसके बाद यहाँ पर कहा गया है विषुवत रेखा साओ टोम और प्रिंसिप गैम्बन कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील से होकर गुजरती है। तो ये गुजरती है आपकी विषुवत रेखा। इसके बाद अक्षांश रेखा है विषुवत रेखा के उत्तर एवं दक्षिण में प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर खींची हुई मानी जाती है। और 2 अक्षांश रेखाओं के जो बीच की जो लगभग दूरी है वो हो जाती है लगभग 111 किलोमीटर की दूरी मानी जाती है। ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बनता है। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा अगला पॉइंट है यह आ जाता है देशांतर, जिसको लॉन्गिट्यूड के नाम से जाना जाता है। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। इसके बाद सभी देशांतर रेखाओं की जो लंबाई है वो बराबर होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जितनी भी देशांतर रेखाएं होंगी सबकी लंबाई बराबर हो जाएगी। 0 की बात करेंगे तो 0 जो है देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा या फिर मध्याह्न रेखा कहा जाता है। मध्याह्न रेखा यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगो, घाना और अंटार्कटिका से होकर ये गुजरती है। तो इतनी चीज़ आपको समझ लेनी है, इतने देशों से होकर जो है गुजरती है आपकी प्रधान रेखा। ग्रीनविच रेखा जो है 0 डिग्री के विपरीत में 180 देशांतर रेखा है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, ग्रीनविच रेखा से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानक समय का निर्धारण किया जाता है। तो ग्रीनविच रेखा जो है उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानक समय का निर्धारण किया जाता है ग्रीनविच से ही। सामान्यतः 1 देशांतर 1 डिग्री जो देशांतर वो 4 मिनट का अंतर वहाँ पर देखा जाएगा। ठीक है, तो 4 मिनट का अंतर है 1 देशांतर पर। विषुवत रेखा और ग्रीनविच रेखा आपस में अफ्रीकी महाद्वीप के पश्चिम में स्थित गिनी की खाड़ी में मिलती है। कहाँ मिलती है, तो ये मिलती है गिनी की खाड़ी में। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको कहा जाता है। विषुवत रेखा के उत्तर की ओर 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें भी आपने यहाँ पर समझ ली है। और बाकी हम आगे देखते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पर कर्क रेखा हवाई द्वीप जो आपका यूएस में है, मैक्सिको, वेस्टर्न सहारा, बहामास, माली, मारितानिया, नाइजर, अल्जीरिया, लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र,
संयुक्त अरब अमीरात, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ओमान, ताइवान से होकर गुजरती है। कौन सी गुजरती है? तो ये गुजरती है कर्क रेखा। यहाँ बात करेंगे मकर रेखा की, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। तो विषुवत रेखा के दक्षिण की ओर 23 डिग्री 5 मिनट अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपने यहाँ पर समझ ली है। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट आ जाता है, ये आ जाता है मकर रेखा से ही। तो मकर रेखा ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, मोजाम्बिक, चिली, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, फ्रेंच पोलिनेशिया और टोंगा, बोत्सवाना एवं नामीबिया से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये गुजरती है आपकी मकर रेखा। इसके बाद शून्य अक्षांश और शून्य देशांतर रेखाएं आपस में एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में काटती हैं। ये काटती हैं शून्य रेखाएं और शून्य अक्षांश और शून्य देशांतर। तो ये हो जाएगा जो आपका एक हो जाएगा शून्य देशांतर, एक हो जाएगा आपका यहाँ पर शून्य अक्षांश। तो ये जो काटेगी यहाँ पर, ये काटेगी एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में। विषुवत रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों को अफ्रीका महाद्वीप से ये गुजरती हैं और सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहा जाता है। तो सूर्य की जो उत्तरायण स्थिति है और जो दक्षिणायन स्थिति है उसको कहा जाता है जो है संक्रांति। कर्क संक्रांति की बात करते हैं, जो मकर सोलस्टिस है, उसके समय उत्तरी गोलार्ध में 20-21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। इसके बाद बात करेंगे मकर संक्रांति की, जिसको विंटर सोलिस्टिस के नाम से जाना जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध में 21-22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन यहाँ पर माना जाएगा। तो वर्ष का जो सबसे छोटा दिन है कौन सा है? तो ये हो जाता है उत्तरी गोलार्ध में, और ये हो जाता है 21-22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन। इसके विपरीत बात करते हैं तो दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा जो दिन है वो हो जाता है 20-21 जून को, यानी 6 महीने पहले, और 21-22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन भी माना जाता है। इसके बाद पृथ्वी के प्रत्येक गोलार्ध को तापमान के आधार पर विभिन्न जो है कटिबंधों में बांटा गया है। विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण का जो भाग है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। तो आपको ये पता होना चाहिए जो आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है ये किस में आता है। तो ये आ जाएगा जो विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री आप ऊपर की तरफ चलेंगे, ठीक है, उत्तर की तरफ, और 23.5 डिग्री आप चलेंगे दक्षिण की तरफ। तो ये जो क्षेत्र आएगा ये आएगा आपका ट्रॉपिकल जोन, यानी उष्ण कटिबंधीय। इस पर बात करेंगे 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक उत्तरी तथा दक्षिण गोलार्ध के भाग को शीतोष्ण कटिबंधन कहा जाता है। शीतोष्ण कटिबंध इसको कहा जाएगा। इसके बाद जो 66.5 से 90 डिग्री के मध्य उत्तरी अक्षांश और दक्षिण गोलार्ध के मध्य का जो भाग है वो शीत कटिबंध या फिर ध्रुवीय कटिबंध के नाम से जाना जाता है। और शीत कटिबंध में तापमान बहुत ही कम होता है। परिणाम स्वरूप यहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर कहा गया है विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजें। तो विश्व की जो प्रमुख भौगोलिक खोजें हैं वो कौन कौन सी हो जाएंगी जिनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी माना जाएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले देख लेते हैं 1492 ईस्वी में स्पेन निवासी कोलंबस ने कैरिबियन द्वीप मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का पता लगाया था। अब आपसे कोई पूछेगा जो आपका कैरिबियन द्वीप है, मध्य अमेरिका है और एक आपका दक्षिण अमेरिका है, इसका पता सबसे पहले किसने लगाया था? लगाया गया था 1492 ईस्वी में, और नाम था इनका, स्पेन के निवासी हैं कोलंबस, ठीक है, इन्होंने इसका पता लगाया था। उत्तरी अमेरिका या फिर वर्तमान संयुक्त राज्य अमेरिका की जो खोज का दावा है ये विवादित है। कई विद्वान यूरोपीय यात्री लीफ एरिक्सन को 986 ईस्वी के आसपास मानते हैं और अमेरिका का वास्तविक खोजकर्ता भी इनको माना जाता है, जबकि कई विद्वान चीन के एडमिरल झेंग को 1421 में अमेरिका का खोजकर्ता भी मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन आपका बन जाएगा। परंपरागत रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में भी अमेरिका का खोजकर्ता कोलंबस को माना जाता है और अक्टूबर माह के द्वितीय सोमवार को कोलंबस दिवस मनाया जाता है। तो अक्टूबर में मनाया जाता है माह के द्वितीय सोमवार को। इसके बाद न्यू फाउंडलैंड 1497 में खोज जो है जॉन वैकेटन के द्वारा की जाती है। और वास्को डी गामा जो पुर्तगाल का था, ये आपसे पूछा जाता है कहाँ का था वास्को डी गामा, तो कैप ऑफ गुड होप भारत जो है ये 1498 ईस्वी में आया था। ठीक है, कहाँ आया था? ये आया था कैप ऑफ गुड होप में। इसके बाद यहाँ पर दिखाया गया जो निकोलस कोपरनिकस ने 1514 ईस्वी में एक हस्तलिखित पुस्तक लिखी जिसको लिटिल कॉमेंट्री में उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें
कहा गया है कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य परिक्रमा नहीं करता है, ठीक है। जिसमें कहा गया है कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, तो ये भी कहा गया है। ग्रहों की गति के जो नियम हैं वो 3 नियम हैं। एक तो ग्रहों की गति के 3 नियम हो जाते हैं। हवाई द्वीप समूह की जो खोज है ये हुई है 1778 ईस्वी में कैप्टन कुक के द्वारा की गई है। उत्तरी ध्रुव की जो खोज है 1909 ईस्वी में रॉबर्ट पेरी जो अमेरिका के थे उनके द्वारा की गई है। और दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति ये हो जाते हैं 1911 में और एम एंडरसन, ठीक है। तो ये नॉर्वे के हो जाएंगे। तो इतनी चीज़ें आपने यहाँ पर समझ ली है। और चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है हम यही समाप्त करते हैं। कल हम आपको यहाँ पर कराएंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उससे क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा में, ये भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल, बाह्य कोर, ठीक है, सीमा, नीफे, इन सभी की बात जो हम कल वाले वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। विद मैप हम यहाँ पर इसकी डिटेल बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है समाप्त होता है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय।